नीचे जमीन ऊपर आकाश पैदा कर, नीचे जमीन ऊपर आकाश पैदा कर, अपने अंधेरे जीवन में एक प्रकाश पैदा कर। मांगने से जिंदगी कहाँ मिलती है ये मेरे दोस्त, अपने हर कदम पर एक नया विश्वास पैदा कर। बीपीएससी का महासंग्राम जारी है, परंतु अफसोस कि कुछ हमारे विद्यार्थीगण फेस्टिव सीजन के आनंद के सागर में गोता लगा रहे हैं। प्रारंभिक जीवन में अगर आपने अधिक आनंद लेने का प्रयास किया तो संपूर्ण जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा कठिनाई हो सकती है। अगर आप संपूर्ण जीवन, जो इस जीवन है जो दोबारा नहीं मिलने वाला है, उसको भली भांति ढंग से, शानदार ढंग से एक गौरवपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो प्रारंभ में अभी कष्ट उठाने ही होंगे। और आपका पथ विचलन करने वाला, आपका ध्यान भटकाने वाला और आपके मार्ग में बाधा पैदा करने वाले जो त्योहार हैं, जो फंक्शन हैं, जो शादी विवाह समारोह हैं, उनसे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। तो आइए हम बात करते हैं बीपीएससी मेंस की तैयारी की रणनीति के बारे में। 67वें बीपीएससी मेंस 29 दिसंबर को होने जा रहा है। अब बहुत कम समय बच गए हैं, यानी देखा जाए तो 2 महीने से भी बहुत कम समय बचे हैं और इन 2 महीनों में आपको पूरा सिलेबस पढ़ के और बीपीएससी का मुख्य परीक्षा का एग्जाम लिखकर इंटरव्यू तक पहुंचना है और फिर इंटरव्यू में शानदार सफलता, शानदार अंक पाकर आपको फाइनली ऑफिसर बनना है। तो अगर ऑफिसर बनना है तो कुछ त्याग करने होंगे। ये 2 महीना आपके लिए बहुत ही गोल्डन पीरियड है और इस गोल्डन पीरियड को यदि आपने कैच कर लिया तो आपको ऑफिसर बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आइए हम 67वें बीपीएससी मेंस की तैयारी की क्या रणनीति हो, उनके कुछ स्ट्रेटजी पर चर्चा करते हैं। 67वें बीपीएससी मेंस, इसकी डेडलाइन है 29 दिसंबर और आज है 29 अक्टूबर, यानी पूरा 60 दिन आपके पास बच गए हैं। और इन 60 दिनों में कुछ और दिन आप निकाल लीजिए, क्योंकि अभी आप लोग फेस्टिवल मना रहे होंगे तो अभी हमारी बात समझ में आएगी नहीं। और अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो फौरन अपने आप को इन पर्व त्योहारों से दूर कीजिए, क्योंकि आप यदि समझते हैं कि पर्व त्योहार करने से अगर कोई आपको वरदान मिल जाएगा और बीपीएससी पास कर जाएंगे तो आप जीवन के सबसे बड़े भ्रम और भूल के दौर में हैं, क्योंकि भगवान भी उसी को मदद करता है जो अपनी मदद खुद करता है। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे, आप यदि सही रणनीति नहीं अपनाएंगे, आप पढ़ेंगे नहीं, तो इस दुनिया की कोई शक्ति आपको बीपीएससी परीक्षा में पास नहीं करा सकता है। और अगर कोई शक्ति है तो वो आपके अंदर है, आप में खुद निहित है। आप अगर चाहेंगे तो आप ऑफिसर बनेंगे, वरना दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई देवी देवता, कोई भगवान आपको ऑफिसर नहीं बना सकता है। तो आप कमर कस के लग जाइए, मात्र 60 दिन बचे हैं और इन 60 दिन में आपकी क्या रणनीति हो, इसको हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बीपीएससी मुख्य परीक्षा में सफलता कैसे प्राप्त करें, यही हमारा आज का टॉपिक का डिस्कशन रहेगा। क्या क्या करने चाहिए। तो किसी भी कार्य में, किसी भी योजना में, कोई भी आपका टारगेट हो, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है। बहुत ही संक्षिप्त में मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास एक ऐसा विश्वास जो स्वयं से उत्पन्न होता है, जो आप कहीं से मोटिवेशन ले, कहीं से प्रेरणा मिले, कोई आपको गाइड करे, कोई मोटिवेट करे, जब तक आपको अपने अंदर से आत्मविश्वास नहीं होगा, जब तक आपके अंदर में विश्वास नहीं होगा कि मैं कर सकता हूं, आई विल डू इट, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आत्मविश्वास होना चाहिए। आप विश्वास कीजिए कि इस दुनिया का कोई भी काम है ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, सब काम कर सकते हैं। एक मनुष्य जो काम कर चुका है उसे आप भी कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता है। कोई किसी के अंदर कोई एक्स्ट्रा पावर नहीं होता है, कोई किसी के अंदर किसी प्रकार की शक्ति नहीं होती है। सभी को 2 हाथ 2 पैर और उसी तरह का बनावट है। उस सबके शरीर में वही 5.5 लीटर खून बहता है जिसका रंग लाल होता है। तो जो दुनिया में कोई काम कर चुका है, ए मैन कैन डू व्हाट ए मैन हैज डन, जो भी कोई काम एक व्यक्ति कर चुका है उसे आप भी कर सकते हैं। आप विश्वास कीजिए और अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा कीजिए। दूसरा है मजबूत इच्छा शक्ति। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपने प्रण कर लिया कि इस काम को करना है, हमें जो है आगे बढ़ना है, हमें ऑफिसर बनना है, तो सबसे पहले मजबूत इच्छा शक्ति, इसको कोई डिगा नहीं सकता है। खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी से। कोई भी तूफान, कोई भी संकट, कोई भी हड्डल आ जाए, कोई भी बाधा आ जाए, आपको डिगना नहीं है। आज से हमें पढ़ना है तो पढ़ना है,
बिल्कुल उससे कोई नो कंप्रोमाइज, किसी प्रकार के सारे काम को साइड कर दीजिए। सभी जो आपके पास धंधे हैं, सभी दोस्त, सभी रिलेटिव्स, सबको साइड कर दीजिए। आप लग जाइए, कमर कस के लग जाइए, ठीक है। फिर आपके पास एक सटीक मार्गदर्शन होना चाहिए। सटीक मार्गदर्शन, आपको जाना है तो कहीं भी हम जाते हैं किसी गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए, तो हमें रास्ता का पता होना चाहिए। अगर रास्ता पता नहीं है तो फिर हम पूछते पूछते जाते हैं, कई जगह उतर के पूछते हैं कि ये गली, ये चौराहा कहाँ मिलेगा। ठीक उसी प्रकार बीपीएससी का एग्जाम है, इसमें आपको सटीक मार्गदर्शन मिलना चाहिए। और ये सटीक मार्गदर्शन कौन देंगे? आपके सीनियर्स देंगे, आपके गुरुजन देंगे, जिन्होंने बीपीएससी निकाला है, जिन्होंने यूपीएससी या अन्य कंपटीशन जो सिविल सेवा की परीक्षाएं होती है उसको क्रैक किया है, वो आपको मार्गदर्शन देंगे। फिर आपके पास मार्गदर्शन हो गया तो फिर सही कार्य योजना होनी चाहिए, यानी आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए। ये तो मार्गदर्शन जिन्होंने दिया उन्होंने अपने अनुसार से दिया, लेकिन एक बात यह भी है कि बिल्कुल हूबहू एग्जैक्ट जो है दूसरों के कॉपी करने से सफलता नहीं मिलती। आपके पास एक अपना फार्मूला होना चाहिए। तो अपना फार्मूला बनाइए, ये कैसे आपको पढ़ना है, क्या क्या चीज पढ़ना है, जो सिलेबस है उनको फिर शॉर्टलिस्टेड कीजिए कि इनमें से कितना पढ़ना है। सिलेबस का 60% से अधिक नहीं पढ़ना है, और पढ़ना है तो पहले किसको पढ़ना है, किसको पहले बाद में पढ़ना है। जो चीजें आपको पहले समझ में आती है उसको पहले पढ़िए, जो चीजें बाद में समझ में आती है, जो समझ में नहीं आती है उसको बाद में पढ़िए। तो ये सब कार्य योजना होनी चाहिए। कितना हम लिखेंगे, कितना पढ़ेंगे, आगे सारी चीज को हम चर्चा करते हैं। फिर निरंतर प्रयास, किसी चीज को आप एक बार पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा, 2 बार पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा, लेकिन 3 बार 4 बार जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। उसके बारे में किसी से गाइडेंस लेंगे, किसी से पूछेंगे, किसी से उसका क्लू समझेंगे, तो फिर निरंतर आपको प्रयास करना होगा। और कठिन परिश्रम, क्योंकि परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, आपको परिश्रम तो करना ही होगा। आपको परीक्षा में पास होना है तो आपको पढ़ना ही होगा, आपको लिखना ही होगा, आपको मनन करना पड़ेगा, आपको चिंतन करना पड़ेगा। तो ये कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नहीं है, ये आप ही को करना है। तमाम सारे लोग आप में आत्मविश्वास भर दे, आपके अंदर इच्छा शक्ति जगा दे, आपको मार्गदर्शन करा दे, 24-24 घंटा बिठा के रोड में भी बना ले और निरंतर प्रयास भी करें। परंतु ये कठिन परिश्रम जब तक आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर नहीं लगेंगे तब तक। एक बात मैं यहाँ आपको बता दूं कि बीपीएससी या सिविल सेवा की तैयारी कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है। ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है कि आप जैसे भर थाली खाना खाए और अंत में एक टुकड़ा कुत्ता के लिए फेंक दिए कि कुत्ता खा जाएगा। उस तरह का नहीं है भाई, आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सारा काम जब कर लेते हैं, जो भी घरेलू छोटा मोटा काम हो गया, फिर नहाना धोना सब कुछ फ्री हो गया, बाजार से भी घुमाया, दोस्तों से भी गप कर लिया, और अंत में जब देखता है कि अब कोई उपाय नहीं है तब पढ़ने के लिए बैठते हैं। ऐसे नहीं होगा, ये बात जान लीजिए। तमाम सारे लोग कहे कि मैंने 2 घंटा ही पढ़ के निकाला। हाँ भाई ठीक है, 2 घंटा ही पढ़ के निकाला होगा, उनका एकेडमिक क्वालिफिकेशन अलग होगा। हो सकता है वो IITians हो, NITians हो, या फिर वो पहले से तैयारी कर रहे हो, पहले से कोचिंग। ऐसे तो ज्यादातर लोग झूठ ही बोलते हैं कि हमने बिना कोचिंग का सफलता प्राप्त की है। ऐसा होता नहीं है। कोचिंग अगर नहीं भी करें तो सीनियर का मार्गदर्शन जरूर रहता है। तो तमाम सारे चीज है। तो ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये कोई पढ़ाई कोई कुत्ता नहीं है। परीक्षा की तैयारी, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो कोई कुत्ता नहीं है, ये आपको मुख्य है, यह आपका आत्मा है। इसको आपको लाना पड़ेगा, मेन थीम में लाना पड़ेगा। ये नहीं कि सारा काम कर लिए उसके बाद जो समय बच रहा है उसमें आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। इसको आपको पार्ट टाइम नहीं बल्कि फुल टाइम जॉब बनाना होगा। जो 2 महीना बचा है उसमें इसको फुल टाइम जॉब बना लीजिए। अब आते हैं हम बीपीएससी। ये तो सामान्य चीजें थी कि कोई भी किसी सफलता को अचीव करना चाहता है तो किन किन क्या रणनीति होना चाहिए। तो ये 6 रणनीति होना चाहिए। अब बीपीएससी परीक्षा की बात करें तो बीपीएससी परीक्षा में हमने देखिए यहाँ पॉ को काफी हाईलाइटेड किया है। पॉ से मतलब होता है परीक्षा, पॉ से परीक्षा, तो यही पॉ से पढ़ाई भी होता है। यानी पौ से परीक्षा, पौ से पढ़ाई। बचपन में आप पढ़े होंगे पौ से पपीता, पौ से जो भी पढ़े होंगे, तो उसी प्रकार पौ से परीक्षा, पौ से पढ़ना। अब है कि परीक्षा है, परीक्षा को पास करेंगे तो सफलता मिलेगा, और सफलता प्राप्त करने के लिए आपको पढ़ना जरूरी है। पढ़ना कैसे है, कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ताकि आपको याद रहे। याद रहेगा तभी आप लिख पाएंगे। तो पौ से परीक्षा, पौ से पढ़ना, परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए पढ़ना है। कैसे पढ़ना है ताकि आपको याद रहे, तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला लिखा है। फार्मूला यह है कि कैसे याद रहे। तो याद रहने के लिए मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं कि हमारे जो ब्रेन है, जो हमारी याददाश्त है, उसमें 2 प्रकार की मेमोरी होती है। एक रैंडम मेमोरी होता है और एक जो है परमानेंट मेमोरी होता है। तो आप किसी भी रैंडम मेमोरी को
परमानेंट मेमोरी में तब्दील करना चाहते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है कि जितना पढ़ो उससे ज्यादा लिखो और उससे ज्यादा सोचो। उसी को हम 4 भाग में डिवाइड किए कि पढ़िए, सबसे पहले पढ़िए। अब कई सारे विद्यार्थियों को देखते हैं कि केवल किताब ले लिए और बिना किसी कार्य योजना का उसको पढ़े जा रहे हैं, कभी लेट के कभी बैठ का कोई भी एक चैप्टर उठा लिए पढ़ना शुरू कर दिए। ये बिल्कुल गलत तरीका है। आपको बिल्कुल टारगेटेड रहेगा कि आज हमको ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ना है और इनमें से हमें अपना नोट स्वयं बनाना है, कुछ लिखना भी है, कुछ कॉपी में नोट करना है। और जिन चीजों को नोट कर लिए हैं वो नोट करने के बाद उसको फिर हम अपने माइंड में उसको मंथन करेंगे, मनन करेंगे और फिर जो है दोस्तों के साथ डिस्कस करेंगे और फिर उस पर हम अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ो। तो पढ़ना क्या है, तो जो भी बेसिक बुक्स हैं, जो बेसिक बुक्स को पढ़िए, ठीक है। अब है क्या कि कुछ ऐसे बुक्स होते हैं जो कुंजी टाइप का होते हैं, जो नोट्स होते हैं। तो कुंजी टाइप का नोट्स है तो उसको भी लाइए, उसमें देखिए क्या अप्रोच है, बीपीएससी में कैसे क्वेश्चन पढ़ा जाता है, ठीक है, पूछा जाता है। तो ये बेसिक सारी चीजों को पढ़िए और फिर उनमें से उसका संक्षिप्तीकरण कीजिए। कैसे संक्षिप्तीकरण करना है, तो आप इसके पॉइंट को लिख सकते हैं, पॉइंट लिख सकते हैं, इसका मुख्य बिंदु को लिख सकते हैं, मुख्य बिंदु को लिखने के बाद फिर इसका सिनोप्सिस बना सकते हैं। तो कॉपी में लिखना है और फिर जो पढ़े और जो लिखे उसको खाली समय में, जब आपके पास कॉपी किताब नहीं हो तो इसको मनन कीजिए। मनन करने का मतलब होता है, इसको हम सीधा अर्थ लगा सकते हैं, जानवर द्वारा जुगाली करना। आप देखे होंगे कि जानवर के पास चूंकि पेट उसका बड़ा होता है, उसको खाना अधिक चाहिए, तो खाते समय सिर्फ खा लेते हैं, उसको बढ़िया से चबाते नहीं। और जब वो आराम से बैठते हैं तब फिर चूंकि उसके पेट में 2 कोष्ठक होते हैं अमाशय में, एक कोष्ठक से फिर खाना मुंह में लाते हैं और मुंह से फिर जो है उसको चबा कर फिर जो है दूसरे कोष्ठक में डालते हैं, तब उसका बढ़िया से डाइजेशन होता है। यानी कहने का मतलब है कि वो जुगाली करते हैं। तो आप मैंने भी जो पढ़ा जो लिखा उसका जो है आप खाली समय में जुगाली कीजिए। जब आपके पास कॉपी किताब नहीं हो, चाहे आप खेल के मैदान में हो, चाहे आप सफर में हो, कहीं जा रहे हो, जब भी खाली समय है तो जो आपने पढ़ा, जो आपने लिखा, उसको जो है फिर से दिमाग में लाइए, फिर से उसको मनन कीजिए, उसमें सोचिए, उसमें चिंतन कीजिए। तो ये जरूरी है, यानी रीड राइट थिंक। और चौथा है रिवीजन। रिवीजन मतलब क्या है कि पुनर्अभ्यास करिए, पुनर्अभ्यास कीजिए। जो आपने पढ़ा लिखा उसको फिर से लिखने का प्रयास कीजिए, उसका फिर पुनरीक्षण कीजिए। यानी याद रखने का 3 ही 4 फॉर्मूला है कि रीड राइट थिंक रिवीजन। ये चारों फॉर्मूला अगर आप अपना लिए तो फिर जो है किसी भी चीज को आप अधिक नहीं भूलेंगे। ऐसे एक नियम है कि यदि मनुष्य कोई चीज पढ़ता है तो ये भी बात आप जान लीजिए कि पढ़ी हुई बातों की अपेक्षा, अगर पढ़ी हुई बातों की अपेक्षा देखें तो सुनी हुई बातें ज्यादा याद रहती है, ठीक है। पढ़ी हुई बातों की अपेक्षा सुनी हुई बातें ज्यादा याद रहती है, सुनी हुई बातों की अपेक्षा देखी हुई बातें ज्यादा याद रहती है, और देखी हुई बातों की अपेक्षा अगर खुद उस घटना के आप किरदार हैं तो वो ज्यादा याद रहेगा। तो ये तो फैक्ट है। अब आपको पढ़ना है, तो पढ़ना है तो कैसे है, क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप देखिए कि क्या पढ़ना है। तो क्या पढ़ें, तो सबसे पहले आप बीपीएससी का सिलेबस उठाइए, सिलेबस को देख लीजिए कि सिलेबस में कितने टॉपिक्स हैं, और उन टॉपिक्स में से देखिएगा तो कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे मिलेंगे जिस पर काफी बार बार क्वेश्चन रिपीट किया जाता है, उसी टॉपिक से अधिकांश बार सवाल पूछा जाता है। आप अगर जीएस का टॉपिक ले लें तो संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, पाल कला, मोरी कला, इन सबसे काफी बार सवाल पूछा जाता है। तो उसी तरह से आप दूसरा पेपर में भी देखिए, राज्य व्यवस्था में तो मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, इससे ज्यादा सवाल पूछा जाता है। तो पहले सिलेबस को देखिए और सिलेबस का फिर मिलान कीजिए, पिछले वर्षों के कम से कम 10 वर्षों के प्रश्न पत्र को ले लीजिए और उसमें देखिए कि कौन प्रश्न को किस ढंग से और कितनी बार पूछा गया है, इसको देख लीजिए। और इसके अकॉर्डिंग देखिए कि आपका सिलेबस और जो आपका क्वेश्चन है ये दोनों से मैच करता हुआ टॉपिक किस बेसिक बुक्स में मिलता है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या किसी राइटर द्वारा स्वतंत्र रूप से लिखा हुआ बुक्स हो, तो उसको आप देखिए। फिर जो है आप नोट्स भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बुक्स का कैसे आप नोट्स बनाएंगे तो ये आपको आइडिया नहीं होता है। तो आप किसी मशहूर कोचिंग संस्थान के नोट्स भी ले सकते हैं, कोचिंग के नोट्स ले सकते हैं, या कोचिंग में अपना पढ़ाई भी जारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नोट्स आप कोचिंग के नोट्स को आप देखिए और उसके आधार पर उससे बेहतर, क्योंकि कोचिंग के जो नोट्स होंगे वो क्या होगा कि 3 साल 4 साल पुराना होगा, उसमें आंकड़े जो है पुराने होंगे,
काफ़ी उसमें अपडेटेशन की ज़रूरत होती है, वो सब आप कर सकते हैं। नए नए बुक्स पढ़िए, आप इंटरनेट से सोर्स तलाशिए, आप अखबार और मैगजीन पढ़िए। यहाँ पर जो न्यू और अद्यतन डाटा समय समय पर प्रकाशित होते रहते हैं, उसको अपने नोट्स में मेंशन कीजिए। और इस तरह से आप पिछले प्रश्न पत्रों के आधार पर जो टॉपिक्स तैयार किए हैं, उस टॉपिक की तैयारी आप करिए, ठीक है। और उसको बार बार पढ़िए, बार बार लिखिए, उसका संक्षिप्त नोट्स बनाइए, सिनोप्सिस बनाइए, और उस पर सोचिए और उसका रिवीजन भी करिए। तो ये हो गया क्या पढ़ें। अब क्या लिखें। पहला तो था कि क्या पढ़ें, अब है क्या लिखें। लिखना है, तो लिखना है क्या लिखें। तो सबसे पहले आप सेल्फ नोट्स बनाइए। सेल्फ नोट्स, सेल्फ नोट्स मतलब आपने ऊपर का जितना भी पढ़ लिया, सिलेबस को देख लिए, पिछले वर्ष का प्रश्न पत्र को देख लिए, बेसिक बुक्स को देख लिए, नोट्स को देख लिए, अखबार मैगजीन से जो चीजें आपको मिल रही, उसके आधार पर एक अपना सेल्फ नोट्स बनाइए। आप अपना एक क्वेश्चन का मॉडल तैयार कीजिए। एक कोई भी प्रीवियस बीपीएससी का पूछा हुआ या उससे मिलता जुलता एक स्वयं से क्वेश्चन तैयार कीजिए, या फिर तमाम सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो टेस्ट सीरीज चलते हैं, उस टेस्ट सीरीज को लीजिए और उसका क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास कीजिए। कई क्वेश्चन का आंसर जो है रेडीमेड बुक्स वगैरह भी मिल जाते हैं, जैसे एक बुक्स है केबीसी नैनो। हालांकि इसका जो लिखा हुआ आंसर है पूरा ऑथेंटिक नहीं है। ऑथेंटिक इसलिए नहीं है कि वो इतना लंबा लंबा लिखा गया है जो कि लिखना ही संभव नहीं, उसको भी कैसे संक्षिप्त कर सकते हैं। तो यहां से आप देखिए और मिलाइए। फिर है कि नोट्स एवं बुक कंटेंट का सिनोप्सिस बनाइए। अगर सेल्फ नोट्स लिखना थोड़ा भारी पड़ रहा है तो आप पॉइंट वाइज करके जो जो मेन थीम्स हैं उसको आप लिखिए। यानी नोट्स और बुक्स के कंटेंट को पढ़िए और उसका फिर सिनोप्सिस बनाइए। और ये बनेगा कहाँ, तो ये बनाने के लिए आपको सादा कॉपी चाहिए। सादा कॉपी एक ही बार में हो सकता है तो 8-9 सादा कॉपी ले लीजिए। सादा कॉपी अगर स्पाइरल बाइंडिंग हो तो ये आपके लिए आसान होगा, क्योंकि एक कॉपी से दूसरे कॉपी में पेज ट्रांसफर करने में आपको आसानी होगी जब भी कभी जरूरत पड़े। तो सादा कॉपी 8 से 9 स्पाइरल बाइंडिंग का ले लीजिए, एक ही बार में ले लीजिए और सभी विषय का अलग अलग बना लीजिए। यानी जीएस में देखिए तो जीएस पेपर 1 में 3 सेगमेंट है, पेपर 2 में 3 सेगमेंट है, पेपर 1 पेपर 2, और फिर ऑप्शनल में 2, 3 या 4 सेगमेंट रह सकते हैं। तो इस तरह से 3 3 6 और 3 9 9, या फिर जिसमें 4 सेगमेंट है, जैसे इतिहास में 4 सेगमेंट है, 4 सेगमेंट का आप कॉपी ले लीजिए। और प्रत्येक जो टॉपिक है, जो सेगमेंट है, उसके लिए अलग अलग कॉपी में आप लिखिए। फिर क्या है कि जो भी प्रश्न आपको हैं, बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, तो उन प्रश्नों को आप सॉल्व बनाइए। उससे मिलते जुलते प्रश्नों का सॉल्व बनाइए, जो कहीं भी आपको कहीं टेस्ट सीरीज चलता है वहां मिल जाएगा, या फिर खुद से आप एक क्वेश्चन को एज्यूम कर सकते हैं और उसके अनुसार से आप प्रश्नोत्तर लिख सकते हैं। उसके बाद आप दोस्तों के बीच मिलकर कुछ क्वेश्चन का सेट बनाकर स्वयं टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं, या किसी को कोचिंग संस्थान द्वारा टेस्ट सीरीज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का भी आयोजन होता है, अपने संस्थान से खुद ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का संचालन होता है, तो उसमें भी आप भाग ले सकते हैं। अब क्या है कि भाई क्या सोचें, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 चीज बताया था, पढ़ो लिखो मनन करो, यानी सोचो। तो क्या सोचें, इस पर अब चलते हैं। तो क्या सोचना है भाई, सोचना क्या, जो भी होगा देखा जाएगा। ये गाना यहाँ पर हम फिट नहीं बैठाएंगे, क्योंकि आपको सोचना पड़ेगा। जो भी होगा देखा जाएगा नहीं, बस वही देखा जाएगा जो आप सोचेंगे, जो आपको प्री प्लानिंग रहेगी, जो आपका प्रीवियस प्रिपरेशन रहेगा, वही देखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नहीं सोचे, कोई प्लानिंग नहीं की है और जाके एग्जाम में बैठ जाएंगे, आप लिख के चले आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाए, ये आपको सोचना है। कैसे लिखा जाए, इसमें कई डायमेंशंस हैं। कैसे लिखा जाए, यानी क्या होता है कि अब बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो काफी अप्लाइड नेचर के होते हैं। वो कई खंड में बटा होता है, उसमें कई सामयिक दृष्टिकोण को पूछा जाता है, उसमें आपके विचार पूछे जाते हैं, उसकी विवेचना, व्याख्या या फिर उस पर कमेंट्स पूछा जाता है। तो कैसे हम करें, इसको आप लिखें और लिख के अपने किसी सीनियर्स को दिखाएं, अपने मित्रों के साथ डिस्कस करें, अपने गुरुजन को दिखाएं। उससे पता चलेगा कि आपकी क्वेश्चन में क्या कमी है और आपकी लेखन शैली कितनी धारदार है, ठीक है। तो उसको लिखना जरूरी है। फिर है कि भाई बुक में तो बहुत सारा चीज लिखा हुआ रहता है और आपको 3 घंटा में 8 क्वेश्चन लिखना है। जीएस का अगर दे रहे हैं तो 3 घंटा में 8 क्वेश्चन, अगर ऑप्शनल का दे रहे हैं तो 3 घंटा में 6 क्वेश्चन आपको लिखना है। तो इतने सारे प्रश्नों को हम कैसे कम समय में लिखें, तो ये संक्षिप्त होना चाहिए,
यानी जो बात आप कहना चाहते हैं वो संक्षिप्त में कहिए, सारगर्भित होना चाहिए, संक्षिप्त में कहिए लेकिन सारे डायमेंशन को कवर करता हो, सारे संपूर्ण आयाम को वो कवर करता हो। तो ऐसे यानी गागर में सागर, इसको हम एक शब्द में कहेंगे गागर में सागर, गागर में सागर जैसी भावना आपके अंदर होनी चाहिए। फिर है समय प्रबंधन। समय प्रबंधन काफी महत्वपूर्ण है, चाहे वो तैयारी के दृष्टिकोण से हो या फिर एग्जाम हॉल में उत्तर लिखने के दृष्टिकोण से। समय प्रबंधन तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि 3 घंटा में 8 क्वेश्चन लिखना है। तो 8 क्वेश्चन लिखना है तो आपकी पूर्व तैयारी ऐसी होनी चाहिए, यानी पहले से रिहर्सल ऐसा होना चाहिए कि आप 3 घंटा में 8 क्वेश्चन लिखने के आदी हैं, आप उनके अभ्यस्त हैं। और ये रिहर्सल कहाँ कंप्लीट होगा, तो ये टेस्ट सीरीज के आयोजन से होगा कि आप समय आप रख लीजिए 3 घंटा और उसके अंदर 8 क्वेश्चन लिखने का प्रयास कीजिए। तो समय प्रबंधन काफी जरूरी है, क्योंकि अधिकांश विद्यार्थियों का ये रहता है कि वो लिखना शुरू किए, पहला प्रश्न में काफी ज्यादा समय ले लेते हैं। चलिए ठीक है, पहला प्रश्न है तो थोड़ा सा ज्यादा समय आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसी में 1 घंटा लगा दीजिए। ठीक है, तो यहां पर है कि आपको जब एग्जाम हॉल में आप प्रश्न लिख रहे हैं तो आपको समय प्रबंधन का काफी ख्याल रखना पड़ता है। और बहुत सारे विद्यार्थी क्या होता है कि 4 प्रश्न लिखे या 5 प्रश्न लिखे, उसके बाद समय पूरा हो गया, अंतिम में बड़ी मुश्किल से वार्निंग बेल लग गया, 6ठा क्वेश्चन को वो टच कर पाते हैं। तो यह एक बड़ी समस्या होती है। इन समस्या से आपको निजात पाना होगा, इस समस्या का निदान भी ढूंढना होगा। तो निदान यही ढूंढना होगा कि भाई 3 घंटे में 8 क्वेश्चन, तो प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे जो 20 मिनट का समय है, तो इस समय सीमा को हम याद रखें और 20-22 मिनट के अंदर, मैक्सिमम 25 मिनट के अंदर आप लिखें। तो क्या होगा कि अगर आप 2.5 घंटा में 6 क्वेश्चन लिख लिए तो बाकी आधे घंटे में 2 क्वेश्चन को लिखा जा सकता है। तब तक हाथ का स्पीड भी काफी बन जाता है और हम अभ्यस्त भी हो जाते हैं लिखने का। तो ये समय प्रबंधन होना चाहिए। फिर परिचर्चा होनी चाहिए। भाई आप जो पढ़े हैं, ये पढ़े हैं तो ज्ञान ही एक ऐसा चीज है जिसको जितना बांटिए उतना बढ़ेगा। आप अपने जूनियर को पढ़ाइए, मित्रों के साथ डिस्कस कीजिए, गुरुजन के साथ बताइए। तो ये परिचर्चा होनी चाहिए, ये ग्रुप डिस्कशन के तौर पर भी होनी चाहिए। आप स्वयं में भी परिचर्चा कर सकते हैं, ठीक है, अपने अंदर मनन कर सकते हैं, ठीक है। और पढ़े गए पाठ का मनन करना, पढ़े गए पाठ का एकांत में कहीं बैठे हैं वो अकेले में, तो यहां भी मनन कर सकते हैं और सामूहिक परिचर्चा भी कर सकते हैं। तो ये सोचना है। अब सवाल अब चौथा पॉइंट था, यहां पर देखिए चौथा पॉइंट था रिवीजन। रिवीजन यानी पुनरीक्षण। तो पुनरीक्षण कैसे करें, इस पर देखिए। तो पुनरीक्षण है, तो पुनरीक्षण आपका 2-3 प्रकार से होना चाहिए। जैसे मैं क्या बताया कि कोई भी पढ़े हुए कंटेंट को अगर हम 24 घंटा के अंदर पुनः उस पर दृष्टिपात नहीं करते हैं, उसको अपने चिंतन मनन में नहीं लाते हैं, तो उसका हम 85% भूल जाते हैं। कितना भूल जाते हैं? एक दिन में ही 85% भूल गए। ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है, क्योंकि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वोलाटाइल नेचर का है। भूलना हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर हम नहीं भूलेंगे तो उतने सारे दैनिक और हर घंटे हर पल में जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारे ब्रेन जो है कैच करता रहता है, तो ये फिर जो है ना एक तरह से ब्रेन का स्टोरेज भर जाएगा। तो यहाँ क्या है कि 85% हम चीजें भूल जाते हैं। अब आपको इसको स्टेबल करना है। तो स्टेबल करना है तो एक बार पढ़ी हुई पाठ को 24 घंटा के अंदर आपको दोहरा लेना होगा। यानी 24 घंटा के अंदर आप इसको दोहरा लीजिए, उसको उस पर रिवीजन कर लीजिए। तो क्या होगा कि आप चीजों को भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो दैनिक होना चाहिए। फिर क्या होता है कि अगर किसी पढ़ी हुई चीज को अगर हम 1 सप्ताह तक नहीं देखते हैं, तो 1 सप्ताह में क्या होता है कि फिर वो उसका 95% हम भूल जाते हैं और मात्र 5% याद रह पाता है। और 1 महीना में मात्र उसका 2% ही हमें याद रह पाता है। तो इसको अगर आप चाहते हैं कि परमानेंट मेमोरी में लाया जाए, बदला जाए, तो इसके लिए आपको उसको दैनिक आधार पर, साप्ताहिक आधार पर और मासिक आधार पर आपको रिवीजन करना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज है। दूसरा है कि अगर आप नोट्स है, कहीं क्लास कर रहे हैं या कुछ लिखे हैं, तो चलिए जैसे तैसे हैंडराइटिंग में लिख लिए हैं, तो उस नोट्स को आप फेयर कॉपी बना सकते हैं। फेयर कॉपी बनाने से भी क्या होता है कि हम पुनः उन सब चीजों का एक तरह से रिवीजन हो जाता है। फिर क्या है कि आपके पास कोई पुराना नोट्स है या आपके किसी सीनियर ने दिया है या आप कहीं से खरीद कर लाए हैं, तो उस पुराना नोट्स को फिर अद्यतन बनाइए। उसको देखिए कि कौन सा डाटा है 2019 का है, अभी कोविड पीरियड का वो सारा, तो अभी 2022 चल रहा है, तो 2022 में क्या बदला है, इसके लिए आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि भाई बिहार का पर कैपिटा इनकम कितना है, एसजीडीपी कितना है,
या सेंट्रल जीडीपी कितना है, इन सब चीजों को, प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो इन सब चीजों को आप 2022 के अकॉर्डिंग लाइए अगर आपके पास। तो नोट्स को अद्यतन करना भी एक प्रकार का रिवीजन है। फिर क्या है, आप कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे नोट्स बिखरे हुए होते हैं, इधर उधर हैं, उसको आप एक तरह से क्रमबद्ध करिए, एक तरह से सीरियल करिए, सीरियलाइजेशन कीजिए। उससे क्या होगा कि आप प्रत्येक नोट्स है और क्या टॉपिक्स आपने पढ़ा वो भी क्रमबद्ध रूप से आता चल जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर का एक जगह सजाइए, पॉलिटी का एक जगह सजाइए, और उस सजाने के क्रम में भी हम एक एक चीजों को देखते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी एक पुनरीक्षण का काम करता है, एक रिवीजन का काम करता है। फिर एक क्विक रिवीजन, और क्विक रिवीजन के लिए जरूरी है कि आपके पास नोट्स का सिनोप्सिस होना चाहिए। इसको सिनोप्सिस के माध्यम से आप चाहें तो 5 पेज का अगर नोट्स है, 5 पेज का नोट्स है तो इसको 2 मिनट में रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्विक रिवीजन के लिए आपके पास सिनोप्सिस होना जरूरी है। तो हम चाहेंगे कि प्रत्येक नोट्स का आप सिनोप्सिस बनाएं, यानी शॉर्ट नोट्स जो बुलेट फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको बनाएं, फ्लो चार्ट के लिखा जाता है, या फिर जो मोटे मोटे जो पॉइंट्स लिखे जाते हैं उनको। तो इससे आपका क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो हर 2 मिनट में आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। बाकी तो लिखने की जो शैली होती है, जो भाषा होती है, वो अपनी होती है। आपको पॉइंट्स ही याद रहेगा, आपका जो मेन थीम है या कीवर्ड्स है वही याद रहेगा, और ज्यादा याद रहेगा नहीं। और बाकी जो है आप उत्तर लेखन अभ्यास कीजिए। जो प्रश्न है, बार बार मैं कह रहा हूं, उन प्रश्नों को, चाहे वो आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हो, क्वेश्चन बैंक से आप लीजिए। 15-20 रुपया में क्वेश्चन बैंक मिलता है किसी विषय का, तो उस क्वेश्चन बैंक से आप प्रश्नों को छांट लीजिए, उसका उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। या फिर किसी कोचिंग संस्थान में टेस्ट सीरीज दीजिए, अपने मित्र मंडली बनाइए, उनके बीच टेस्ट सीरीज का आयोजन कर सकते हैं, खुद बैठकर लिख सकते हैं। लेकिन आपको 3 घंटा बैठकर लिखने का अभ्यास होना चाहिए। अगर शुरुआत में 3 घंटा नहीं बैठ पाते हैं तो आपके पास ये होना चाहिए, तो चलिए सेगमेंट भाई, आज 1 ही घंटा लिखते हैं और 1 घंटा में सिर्फ हम हिस्ट्री का लिखेंगे। कल चलिए हम 1 घंटा फिर लिखेंगे, तो आज पॉलिटी का लिखते हैं। तो सेगमेंट वाइज भी लिख सकते हैं। और एक बार पूरा अपना मन को मना के, हिम्मत करके, और एकदम जो है बैठेंगे कि नहीं आज 3 घंटा में पूरा 8 क्वेश्चन लिखना है, तो ये जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ था हमने जो बताया कि आपको पढ़ने के लिए 3 चीजें हैं, रीड, राइट, थिंक, रिवीजन, ये कैसे करें। उसके बाद है कि कुछ अतिरिक्त चीज भी है। अतिरिक्त चीज क्या है कि अतिरिक्त में देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया है कि आपका एक दैनंदिनी कार्यक्रम होना चाहिए, यानी रूटीन होना चाहिए। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि आपका जो स्टडी होगा, जो तैयारी होगा, वो डिसबैलेंस रहेगा। आप किसी विषय को ज्यादा पढ़ेंगे, किसी को कम पढ़ेंगे। जबकि होना ये चाहिए कि आपका एक रूटीन ऐसा होना चाहिए, जिस विषय में आप मजबूत हैं उसको थोड़ा कम समय दें, जिस विषय में आप कमजोर हैं उसको थोड़ा अधिक समय दें, और पूरा 8 घंटा का पूरा जो है मतलब 24 घंटा का एक रूटीन होना चाहिए। मान लिया जाए कि आप 6 बजे सो के उठते हैं, तो 6 बजे 6 से 8 यहाँ पर क्या है, हिस्ट्री पढ़ लेंगे। फिर है 8 से 10 यहाँ पर पॉलिटी पढ़ लेंगे। लूज रूटीन होगा, ढीला ढाला होगा, ठीक है। फिर है कि भाई 10 बजे के बाद थोड़ा सा हम 1 घंटा आराम करेंगे। फिर 1 से 3 पढ़ लेंगे, कोई सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। फिर 3 से 5 से हम 6, फिर जो है फ्लेक्सिबिलिटी रखेंगे। फिर इस तरह से आपको 24 घंटा, और कम से कम इस 24 घंटा में आपको पढ़ाई के लिए 12 से 14 घंटा निकालने होंगे, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। वरना जो है ये चीजें मैन टू मैन वेरी करता है। मैं कह नहीं सकता हूं कि कोई 2 घंटा में वही पढ़ के निकाल लेता है, या वो कितना दावा करते हैं, ये झूठ भी हो सकता है। कोई अगर 10 वर्ष से तैयारी कर रहा है तो उसके लिए अलग बातें होंगे, आप साल भर से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए अलग चीजें होगी। तो मैन टू मैन वेरी करता है। फिर क्या है कि लोग पढ़ने के लिए प्रॉपर जगह नहीं बना पाते हैं। क्या होते हैं, कहीं भी बैठ के पढ़ लिए, इससे क्या होता है कि उसका कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है, या सो के पढ़ लिए, या कहीं भी कुछ बैठ के पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपके पास एक स्टडी टेबल होना चाहिए, जिस हाल में हो। अगर आपको स्टडी टेबल नहीं है, आप गरीब हैं, तो कुछ बैठने के लिए डेस्क टेबल टाइप का होना चाहिए, जिस पर आप बैठकर पढ़ सकें। एक प्रॉपर जगह होना चाहिए, पैलेस होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि एक पैलेस होना चाहिए जहां जहां आप बैठते ही फोकस हो जाए, कंसंट्रेट हो जाए। जैसे लोग पूजा करने के लिए मंदिर में जाते हैं तो भगवान के सामने हाथ जोड़कर एक जो उसका विधि विधान होता है उसके अनुसार से पूजा करते हैं, उसी प्रकार एक स्टडी टेबल पर बैठे तो आपके मन में जो भी सारा विचार है वो विचार दूर हो जाए, और आपके मन में सिर्फ यही विचार रहे कि आज हमको पढ़ाई करना है अभी इतना देर, और सिर्फ किताब देखना है। फिर हो सके तो एक अलग कमरा आपका होना चाहिए, जिस कमरे में कोई विशेष बिना मतलब का आए जाए नहीं। ये डिस्टरबेंस लेस होना चाहिए, पूरी तरह से आप एकांत होना चाहिए, तो ये कमरा होना चाहिए। फिर एक मोटिवेशन केंद्र होना चाहिए। मोटिवेशन केंद्र का मतलब ये हुआ कि आपका कनेक्शन किसी ऐसे स्थान से होना चाहिए जहां आप
रोजाना, साप्ताहिक या मासिक तौर पर जाते हो और वहां पर काफी सारे आपके मित्र हों जो पीसीएस की तैयारी में लगे हुए हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, यहाँ पर कोई टीचर वगैरह भी रहते हों या आपके सफल जो ऑफिसर हैं उनसे, या फिर अगर नहीं जा पाते हैं तो उनसे कहीं टच में रहते हैं फोन के माध्यम से, तो ये क्या करता है कि हमारे अंदर हमेशा मोटिवेशन जगाते रहता है कि नहीं, करना है, हो सकता है, हम कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, हम भी ऑफिसर बन सकते हैं। तो ये मोटिवेशन सेंटर होना चाहिए। नेक्स्ट है कि फिर आत्म अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन अपने आत्मा से होना चाहिए। आप दूसरों को दिखाने के लिए, जमाने को बेवकूफ बनाने के लिए अगर पढ़ रहे हैं तो ये समझिए सबसे ज्यादा आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो आपके पास एक आत्म अनुशासन होना चाहिए, सेल्फ ऑन इंटरेस्ट से अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। और ये सेल्फ डिसिप्लिन क्या करेगा ना, यही आपको सफलता के मंजिल तक पहुंचाएगा। फिर होना चाहिए प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता माने कि जो काम ठान लिए हैं, तो अगर ठान लिए हैं और उसकी शुरुआत कर दिए हैं तो निश्चित तौर पर आप समझ लीजिए कि यहां पर बाधाएं भी आएंगे ही आएंगी। ये एक अटल सत्य है, क्योंकि विवेकानंद का कहना था कि अगर आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें बाधा नहीं आए, जिस मार्ग पर आप चल रहे हैं उसमें कोई हर्डल नहीं आए, तो समझ लीजिए निश्चित तौर पर आप गलत मार्ग पर हैं। अगर सही मार्ग पर हैं तो बाधाएं आएंगे ही आएंगी। तो आपके अंदर प्रतिबद्धता होनी चाहिए। और अगर आपने शुरुआत कर दिया, ठोस शुरुआत है, तो ठोस शुरुआत है तो इसमें कहा गया है वेल बिगिन इज हाफ डन, यानी आप अगर काम की अच्छी शुरुआत किए हैं तो समझ लीजिए आधा काम हो जाएगा, और आधे के बाद तो आपको जो हर्डल आएंगे उसको ऐसे ही पार कर देंगे। तो प्रतिबद्धता होना चाहिए कि कोई भी विघ्न या बाधा होगा तो हम इससे डिगेंगे नहीं। दिनकर ने ठीक ही कहा है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके मानवों के मग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में जो टिक सके मानवों के मग में, मानव जब जोर लगाता है तो पत्थर पानी बन जाता है। तो आप जोर लगाइएगा तो पत्थर भी पिघल जाएगा, पहाड़ भी आपके चरण छुएगा। ठीक है। फिर है ना कहने की शक्ति। आपको क्या है कि निश्चित तौर पर आप बहुत इंपॉर्टेंट आदमी हैं, दोस्तों के बीच आपकी काफी धमक है, यहाँ पर आपका काफी मान सम्मान है, पड़ोसियों के लिए आप आंखों का तारा हैं, उनके हर काम को कर देते हैं, आपका हीरो वाली छवि है। ठीक है। और आप घर के तो भाई लाडले हैं, क्या कहना, बहुत संस्कारी बालक हैं। कोई कह रहा है 1 गिलास पानी देना तो वो भी आप ला के दे देते हैं। आपको कह रहा बाजार से 2 रुपया का मैगी ले आओ तो वो भी ला देते हैं। आपके अंदर अभी इन संस्कारों को त्याग करना है और आपके अंदर ना कहने की शक्ति होनी चाहिए कि कोई कह रहा है और आपने डेडिकेशन है आपके अंदर, आप प्रतिबद्ध हुए हैं कि आपको ये काम करना है, और ऐसे में आपको ये भटकाने वाली जो चीजें हैं, जो आपको इधर ले जाना चाहेंगे, कोई उधर ले जाना चाहेंगे, कोई वो काम कहेंगे करने के लिए, कोई ये काम कहेंगे, कोई कहेगा हमारी बात सुनो, कोई कहेगा हमारा काम कर दो, कोई कहेगा कि तुम्हारे बिना हो ही नहीं सकता है, मत हो, मेरा काम कब होगा। तो ना कहने की शक्ति आपके पास होनी चाहिए। फिर है पर्याप्त नींद। इससे कभी समझौता नहीं करना है मेरे दोस्त, क्योंकि पर्याप्त नींद नहीं होगी तो आप किसी भी चीज में कंसंट्रेट नहीं हो पाएंगे। इसलिए एकदम बिल्कुल 8 घंटा का जो समय है ये आप नींद के ही हवाले करें। थोड़ा सा इसमें 19-20 होता है, यानी कहा जाता है कि भाई 6 घंटा से कम तो कभी होना नहीं चाहिए। 6 घंटा से कम कभी नहीं, 6 घंटा से कम कभी नहीं सोना चाहिए और 8 घंटा से अधिक भी नहीं सोना चाहिए। तो मैक्सिमम जो है 7 के रेंज में रखिए कि 7 से 8 घंटा के अंदर हमें सोना है, तो ये पर्याप्त नींद लेना है। और फिर है सुपाच्य भोजन। भोजन आपको सुपाच्य करना है, क्योंकि आप ऐसे तैसे अगर जंक फूड वगैरह खाते हैं या फिर मसालेदार खाते हैं या कुछ, तो क्या होगा, ये पाचन तंत्र आपका प्रभावित रहेगा, और जब पेट अगर आपका अच्छा नहीं रहेगा ना, तो कुछ भी दुनिया में अच्छा नहीं लगेगा और ना कुछ समझ में आएगा। तो भोजन सुपाच्य होना चाहिए। आप थोड़ा बहुत वर्जिश कीजिए, बहुत 5 मिनट 10 मिनट का योगा कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट का व्यायाम कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर फिटनेस बना रहेगा, कंसंट्रेशन बरकरार रहेगा, आप हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। स्वास्थ्य के साथ समझौता करके कभी हम नहीं कहेंगे कि आप जो है तैयारी कीजिए। तो आपको स्वास्थ्य जो है को बरकरार रखना है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तभी तैयारी हो पाएगी। तो स्वास्थ्य बहुत बड़ा धन है, क्योंकि कहा गया है इफ यू लॉस वेल्थ नथिंग लॉस, इफ यू लॉस हेल्थ समथिंग लॉस, इफ यू लॉस कैरेक्टर एवरीथिंग लॉस। यानी अगर आपने धन खोया है तो कुछ भी नहीं खोया है, अगर आपने स्वास्थ्य खोया है तो कुछ कुछ खो दिया है।
और अगर आपने चरित्र खो दिया है तो आपके लिए धरती पर कुछ नहीं बचा है, दुनिया में कुछ नहीं बचा है, आपने सब कुछ खो दिया, आप पूरी तरह से कंगाल हो गए हैं। तो अपने स्वास्थ्य और चरित्र की ज्यादा चिंता करना है, धन की चिंता नहीं करना है। ठीक है। अब यहां पर एक डिस्क्लेमर है जिसका चर्चा मैंने पहले भी किया है कि पर्व त्योहार धर्म कर्म मौज मस्ती और ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहें, क्योंकि यह जो है आपके और सफलता के बीच में एक बहुत बड़ी बाधा है, एक हिमालय पर्वत है। और जब तक आप इन सब चीजों से पार नहीं पाएंगे, यानी आप उड़ान भरना नहीं सीख जाएंगे, जब तक इन सब चीजों को इग्नोर करके नहीं आएंगे, तब तक आप आसानी से सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और अगर इन चीजों को प्राप्त कर लिया, जैसे गांधी जी का कहना था कि मन पर विजय पालो तो संसार तुम्हारा गुलाम है, यानी ये मन पर जो आपने इंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया तो फिर जो है आपकी सारी दुनिया जो है, सारी दुनिया आपको सर आंखों पर बिठाएगी और आप बहुत ही सफल व्यक्ति, नॉट ओनली पीसीएस या फिर सिविल सर्विसेज का एग्जाम, बल्कि हर क्षेत्र में आप कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। तो ये था हमारा 67वीं बीपीएससी मेंस की तैयारी हेतु जो विद्यार्थी लगे हुए हैं। तो मैं फिर से कह रहा हूं, इस समर में कमर कस के आप उतर जाइए। मैं सारथी के रूप में सदैव आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा, समय समय पर अलर्ट भी करता रहूंगा कि आपकी तैयारी में क्या कमी है और क्या चीज आप भूल रहे हैं, क्या अपना जो है अधिकार भूल रहे हैं, क्या अपना आप लक्ष्य भूल रहे हैं। यानी कहा जाता है कि धोखे में लोग जिंदगी का सार भूल जाते हैं, धोखे में लोग जिंदगी का सार भूल जाते हैं, मक्कार है वो जो अपना कर्तव्य और अधिकार भूल जाते हैं। इसी के साथ इस सेशन को मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।